स्टार्ट। उपसभापति महोदय, व्यवस्था से लाभ उठाने वालों की परिवर्तन के लिए अनिच्छा तो तात्कालिक संदर्भ में ही समझा जा सकता है, क्योंकि अगर सुधार में देरी हुई तो हमें भारी उथल-पुथल का सामना करना पड़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने विश्व में परस्पर निर्भरता और शांतिपूर्ण समायोजन बढ़ाने के महत्व और परिणामों पर उचित ही जोर दिया है। हमारा स्पष्टतः घोषित विचार, जिसे मैं फिर दोहराना चाहूंगी, यह रहा है कि विश्व की समस्याओं का समाधान टकराव से नहीं हो सकता। विश्व समुदाय को मिलजुल कर और शांति के साथ विश्व के समग्र उत्पादन और उपभोग के बीच ऐसे संतुलन की खोज करनी होगी जिससे प्रत्येक राष्ट्र को उसका उचित हिस्सा मिल सके। मेरा विचार है कि विश्व समुदाय को दशक की समाप्ति से पहले पहले निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में किसी निर्णय पर पहुंच जाना चाहिए। मुख्य प्रश्न बुनियादी प्रौद्योगिकी है, यानी यह है कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि विकासशील देश केवल कच्चे माल और सस्ते श्रम को जुटाते रहें और पूंजीगत सामान निर्मित वस्तुओं तथा प्रौद्योगिकी की अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित देशों पर निर्भर बने रहें। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसे तब तक आधुनिक रूप नहीं दिया जा सकता जब तक उसको वैज्ञानिक और तकनीकी आधार न प्रदान किया जाए। इस परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करने की अनिच्छा के कारण ही विकासशील देशों के औद्योगिकरण के प्रयासों की आलोचना की जाती है और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा विकास संबंधी वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का आग्रह किया जाता है। दूसरी ओर विकासशील देशों के दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि वे जिस हद तक अपने प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय उत्पादन के लिए नहीं कर पाते, उसी हद तक वे अविकसित हैं। इस शताब्दी के 5वें दशक के आरंभिक वर्षों की तुलना में वे अब यह महसूस करते हैं कि आर्थिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से उन्हीं को प्रयास करना होगा। लेकिन इस प्रयास में वर्तमान आर्थिक संबंधों और रुझानों के रूप में एक बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। आपने कहा कि एक के बाद एक कई देशों ने अपने लाभ की दृष्टि से बहुराष्ट्रीय निगमों का सहारा लेना चाहा, लेकिन वे इसमें अपरिहार्य कारणों से सफल नहीं हुए। महोदय, प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, उद्यम करने की भावना बढ़ सके, उसका विकास हो सके और वह पनप सके। हमने यही करने की चेष्टा की है। अब यह काम
कुशलता लेकर ज्यादा रोजगार पैदा करें और आय बढ़ाएं। क्योंकि अब प्रगति और वृद्धि के लिए वातावरण अधिक अनुकूल बन गया है, इसलिए अब संसाधनों का प्रश्न सामने आता है। प्रौद्योगिक गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतियोगिता के प्रश्न सामने आता है। प्रौद्योगिक गुणवत्ता समय हमें विदेशी कारकों की समस्या पर भी ध्यान रखना पड़ता है। इस संदर्भ में विदेश से निवेश और प्रौद्योगिकी अपने देश में आती रहे, यह प्रश्न प्रासंगिक बन जाता है। बाजार में प्रवेश मिलने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। हम एक अलग-थलग द्वीप बनकर नहीं रह सकते। हमें तो स्वयं को विश्व की प्रणाली के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। इसी के साथ द्वीप का भी अस्तित्व बने रहना चाहिए और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिसे विश्वव्यापीकरण कहा जाता है, वह विश्व का एक भाग बनने का प्रयास मात्र है। इसके बाद ही हम शेष विश्व से यह आशा कर सकेंगे कि वह हमें हमारी आवश्यकता की चीजें प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि ऐसा करते समय विसम्मति की कोई आवाज नहीं होगी, किंतु हम विश्वव्यापीकरण केवल उसी के लिए नहीं कर रहे। यह तो विशिष्ट रूप से भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि शून्य देकर केवल शून्य ही मिलता है। इसलिए हम अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम यह दिखा दें कि इससे देने वाले और अर्थव्यवस्था आज अधिकांशतः बाजार की ताकतों के सहारे चल रही है, और यदि हम इन बातों को अनदेखा कर देंगे तो इससे हमें भी भारी हानि उठानी पड़ेगी। अपने प्रयासों में हमने इस वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयास किया है। विश्वव्यापीकरण से हम अभिभूत नहीं हैं, परंतु हम अपनी ओर से यथार्थ को समझने की पूरी चेष्टा करते हैं। कुछ आलोचकों ने यह कहा है कि विदेशी निवेशकर्ता हमारी अर्थव्यवस्था पर समा जाएंगे।